हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 16 महाजनपद के बारे में और उन 16 महाजनपदों में मैंने आपको बताया था कि जो मगध साम्राज्य है, जो मगध जनपद है, ये आगे जाके इसका साम्राज्य सबसे अधिक फैलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे कि आखिर कौन सा कारण रहा कि जिससे 16 महाजनपदों में मगध का ही क्यों साम्राज्य फैला। क्योंकि देखिए, मगध के समय उस समय 4 अन्य शासक भी थे, मतलब मगध को मिला के 4 थे। पहले थे आपके बिंबिसार, वो मगध साम्राज्य के थे। प्रसेनजीत, ये कौशल नरेश थे। और चंड प्रद्योत, ये अवंती के शासक थे। और वत्सराज, ये वत्स के शासक थे। ये कुल मिला के 4 शासक थे जिनका ज़्यादा बोलबाला था। लेकिन अगर हम बात करें मगध साम्राज्य की, तो देखिए, मगध साम्राज्य में सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि मगध साम्राज्य में लोहे की खोज हुई थी। जैसा कि हमने 16 महाजनपद में आपको बताया था, तो लोहे की खोज हुई तो स्वाभाविक सी बात है, उस लोहे से हथियार बनाए गए और हथियार बना करके खेती की गई उन औजारों को, और उनसे अच्छी अच्छी तलवारें बनाई गई। तो इससे कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा ताकत मिली, क्योंकि जब अच्छे हथियार होंगे तो योद्धा जो है अच्छे से युद्ध कर पाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें प्राकृतिक सुरक्षा की, तो जो मगध साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजगृह, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, इसीलिए इसको गिरुदुर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो उसकी प्रारंभिक राजधानी थी वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और उसके बाद में जो पाटलिपुत्र थी वो 3 नदियों से घिरी हुई थी, इसलिए इसको जलदुर्ग कहा जाता था। तो देखिए, पहाड़ियों से घिरी थी इसलिए इसको सुरक्षा बहुत मिल जाती थी। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो राजा का किला है, ये हमने इतिहास में देखा है कि वो किला बहुत महत्व रखता है, कि अगर राजा का किला बचा हुआ है तो उसका पूरा शासन बचा हुआ है। तो इसको प्राकृतिक सुरक्षा थी। दूसरी चीज़ है कि वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता, ये यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण था। वन क्षेत्र था तो उन्होंने वनों को काट काट के लकड़ी का इस्तेमाल किया, और हाथी युद्ध में इस्तेमाल किए गए, और हाथियों को जहाँ से दौड़ा देते थे वहाँ से रास्ता बन जाता था। और विस्तृत उपजाऊ मैदान, क्योंकि वन क्षेत्र जब काटे गए तो वहाँ का जो मैदान मिला, या पहले से मैदान जो मौजूद था, वो बड़ा उपजाऊ था। और जब मैदान उपजाऊ था तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अच्छा अनाज पैदा हुआ, और जब अच्छा अनाज पैदा हुआ तो राजा को इससे कहीं ना कहीं लाभ मिला, और उसने ज़्यादा से ज़्यादा सेना रखी, और सेना रख के उसका रख रखाव किया, उस अनाज को बेच के पैसा मिला, उसको व्यापार किया उसने। खनिज संसाधन की उपलब्धता थी, यहाँ पर जो है खनिज संसाधन काफ़ी थे, तो उसकी भी उपलब्धता कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य को फायदा पहुंचा रही थी। व्यापार में वृद्धि हुई, इनका व्यापार जो है दूसरी जगहों पर होने लगा। तो जब व्यापार में ज़्यादा वृद्धि हुई तो ज़्यादा रेवेन्यू आने लगा, तो जब ज़्यादा रेवेन्यू आने लगा तो ये राज्य ज़्यादा ताकतवर होने लगा। इसकी स्थिति ऐसे थी कि कई राज्यों का व्यापार इसी के रास्ते से होता था, तो इसको उस लिए भी उसका बेनिफिट मिलता था। और चूँकि हमने पीछे भी पढ़ा कि ये 5 पहाड़ियों के बीच में इसकी राजधानी घिरी हुई थी, तो उसका भी कहीं ना कहीं इसको फायदा मिला। तो यूँ देखा जाए अगर, तो जो मगध साम्राज्य था, ये प्राकृतिक सुरक्षा की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, खनिज संसाधन की दृष्टि से, उपजाऊ मैदान की दृष्टि से, ये हर तरीके से संपन्न था। और इसके जो राजा हुए हैं वो भी काफ़ी प्रतिभाशाली थे, मतलब काफ़ी योग्य शासक थे। 1-2 को बीच में छोड़ के वो अयोग्य थे, हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाने में हाथ देती हैं, कि ये कहीं ना कहीं हमें इसका सबूत मिलता है कि ये चीज़ें अगर थीं तो मगध साम्राज्य आगे बढ़ा। आगे बात करें अगर, तो मगध साम्राज्य का जो सबसे पहला उल्लेख मिलता है वो आपका अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद में इसका मिलता है। और मगध साम्राज्य की जो स्थापना है ये बृहद्रथ ने की थी। मगध साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। और जो बृहद्रथ के पुत्र थे वो जरासंध थे, जिनको भीम ने मारा था। आपने महाभारत वाला हो सकता पढ़ा हो, तो वो पढ़ा होगा। जैसा कि आप नक्शे में देख पा रहे हैं, ये पूरा मगध साम्राज्य है, ये नीचे कलिंग है। आगे कलिंग को किसने विजय पाई ये भी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो मगध साम्राज्य का जो सबसे पहला उल्लेख है वो आपका अथर्ववेद में मिलता है। और मगध साम्राज्य की स्थापना जो है वो आपकी बृहद्रथ ने की थी। कुल 7 राजवंश हैं इसमें, और आज के इस वीडियो में हम 3 ही राजवंश पढ़ेंगे। कुल 7 राजवंशों की अगर बात करें तो सबसे पहला हर्यक वंश, नंबर 2 शिशुनाग वंश, नंबर 3 नंद वंश, नंबर 4 आपका मौर्य वंश, नंबर 5 शुंग वंश,
और नंबर 6 कर्णो वंश और नंबर 7 सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश 7 नंबर पे है। तो आपको आज का जो पढ़ना है टॉपिक, उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हंसना मना है। ठीक है, हंसने में हा से हर्यक वंश और सा से सुनाग वंश और हंस ना से नंद वंश और मना मतलब मौर्य वंश। तो हंसना मना मौर्य वंश। आगे के भी हम वंश पढ़ेंगे। तो आज वाले वीडियो में हम हर्यक वंश से सुनाग वंश और नंद वंश की बात करेंगे। तो सबसे पहले हर्यक वंश की बात कर लेते हैं। तो हर्यक वंश आपका ये 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके जो प्रथम शासक थे वो बिंबिसार थे, फिर अजातशत्रु हुए, फिर उदयन हुए, नागदशक हुए। बिंबिसार का सबसे लंबा शासन रहा है। भारत में जितने भी शासक हुए हैं उनमें सबसे लंबा जो शासन रहा है वो बिंबिसार का रहा है, 52 वर्षों का। याद रखिएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत में सभी शासकों में सबसे लंबा शासनकाल जो रहा है वो बिंबिसार का रहा है, 52 वर्षों का रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो बिंबिसार की अगर बात करें हम, तो संस्थापक बिंबिसार थे और इनकी प्रारंभिक हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे और प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। कौन सी थी? गिरिब्रज थी। और जो दूसरी राजधानी थी वो राजगृह थी। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और इसको गिरुदुर्ग भी बोला जाता था। बिंबिसार इसके संस्थापक थे और दूसरी राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार ने 3 विवाह किए थे। ठीक है, क्योंकि देखिए काफ़ी, ये मैंने आपको बताया कि ये लोग काफ़ी दिमाग इस्तेमाल करते थे, काफ़ी विवेकशील थे, काफ़ी बुद्धिमान थे। पहला विवाह जिन्होंने किया था वो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन से किया था। यहाँ पे प्रसेनजीत का नाम आया है, वो भी हम आगे बताएंगे कि क्यों मैंने उसका नाम दिया। तो ये आपको याद रखना कि पहला विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन से हुआ था, जिनका नाम महाकौशला देवी था। और इनको यहाँ पर दहेज में काशी दिया गया था। जो काशी वाला हिस्सा था वो इनको दहेज में दिया गया था। अब काशी देने का मतलब है कि काशी वाले क्षेत्र से जितना भी टैक्स आता था, उस समय 1 लाख के आसपास आता था, तो वो जो रेवेन्यू था वो पूरा का पूरा बिंबिसार को दे दिया जाता था। दूसरा विवाह इन्होंने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी, चेलना या छलना जिसको कहा जाता है, इन्होंने उससे किया था। देखिए, अगर इन्होंने इन राज्यों से अपनी रिश्तेदारी बना ली तो इनसे इनकी दुश्मनी खत्म हो गई। दुश्मनी खत्म हो गई तो ऑटोमेटिक संपन्नता बढ़ जाएगी, उनसे व्यापार बढ़ेगा और शत्रु का कोई डर नहीं रहेगा। तीसरा विवाह इन्होंने क्षेमा जो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी से किया था। तो कुल इन्होंने 3 विवाह किए थे। तो इसमें पहले वाले का थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन से किया था और उसका नाम था महाकौशला देवी और इनको दहेज में काशी मिला था। बिंबिसार ने अंगराज को जीता था। तो देखिए, इनको काशी दहेज में मिल गया, इन्होंने और अंगराज को जीत लिया और वहाँ का सेनापति अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था। किसको बनाया था? अजातशत्रु को। अजातशत्रु वही है, आप कह सकते हैं कि कौशला देवी का पुत्र था। ठीक है, बिंबिसार और कौशला देवी का जो पुत्र था वही अजातशत्रु था, प्रसेनजीत का भांजा। तो इसको उन्होंने क्या कर दिया, इसको अंगराज्य का वहाँ का सेनापति नियुक्त कर दिया। फिर क्या हुआ, एक अवंती के राजा थे, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये भी काफ़ी प्रभावशील राजा थे और काफ़ी प्रमुख शासक थे। तो उनको एक बार ना राजा जो चांड प्रद्योत महासेन थे, चांड प्रद्योत महासेन, इनको पांडु रोग से ग्रस्त हो गए। पांडु रोग बोला जाता है पीलिया को। ठीक है, जैसे आज हम लोग पीलिया बोलते हैं, उस समय उसको पांडु रोग बोला जाता था। तो इनको पीलिया हो गया। तो जब बिंबिसार को पता चला तो बिंबिसार ने क्या किया कि अपने राजवैद को भेजा। ठीक है, राजवैद कौन था? इनका जीवक था। जीवक को भेजा और जब जीवक को भेजा तो जीवक ने इनको ठीक कर दिया। तो इनकी अवंती के राजा चांड प्रद्योत महासेन से भी मित्रता हो गई। तो इस प्रकार से इनको अवंती से भी खतरा खत्म हो गया। देखिए, काशी इनको दहेज में मिल गया, अंगराज इन्होंने खुद जीत लिया और अवंती के राजा को इन्होंने वैद्य भेज के ठीक कर दिया। तो उससे इनकी मित्रता हो गई। राजवैद्य जो जीवक था ये आम्रपाली वैशाल्या का पुत्र था। ठीक है, और जिसने बौद्ध के अंतिम दिनों में भी इनकी सेवा की थी, ये भी आप याद रखेंगे।
पूछा जाता है कि बौद्ध के अंतिम दिनों में किस राजवेद ने उनकी सेवा की थी, या वो राजवेद किसने भेजा था, या वो राजवेद किसके शासन काल में था। तो वो बिंबिसार के शासन काल में था और ये आम्रपाली वैश्य का पुत्र था। तो राजा जो चांड प्रद्योत महासेन थे, इनको पीलिया रोग हो गया था। तो पीलिया रोग के इलाज के लिए उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन इन्होंने जब जीवक को भेजा तो जीवक बिंबिसार के कहने पर वहाँ गया और उसने इनको ठीक कर दिया। आगे बात करते हैं। 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। ये जो अजातशत्रु थे, इन्होंने अपने पिताजी को मार दिया था 492 ईसा पूर्व में और अपना शासन प्रारंभ कर दिया। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, तो उसके लिए एक शब्द आता है पितृहंता। ये प्रथम पितृहंता थे, जो बिंबिसार थे ये प्रथम पितृहंता थे। इन्होंने जो है अपने पिता की हत्या कर दी थी। इनका दूसरा नाम है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। और इनको कुणिक भी कहते थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुणिक किस शासक को कहा जाता है, तो कुणिक आपका कहा जाता है अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। देखिए, जो बिंबिसार था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो इनकी पत्नी थी चेलना के कहने पर इन्होंने अंतिम दिनों में अपने जैन धर्म अपना लिया था। पहले ये इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था, लेकिन बिंबिसार ने अपने अंतिम दिनों में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर बौद्ध धर्म अपना लिया, जैन धर्म अपना लिया था। और यही चीज़ अजातशत्रु ने भी की थी। अजातशत्रु भी पहले बौद्ध धर्म में था, लेकिन बाद में उसने जैन धर्म अपना लिया था। तो अजातशत्रु के बारे में याद रखिएगा, इनको प्रथम पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रु शत्रुओं का नाश करने वाला, इन्हें कुणिक भी कहते हैं। और ये महाकौशला का पुत्र था, ये प्रसेनजीत का भांजा था, ऐसे कह सकते हैं। और इसी काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। मैंने आपको बौद्ध वाले वीडियो में बताया था ना, तो इसी काल में पहली बौद्ध महासंगीति, पहली बौद्ध मीटिंग जो है इसी काल में हुई थी अजातशत्रु के समय पर जो है। और फिर क्या हुआ कि जो अजातशत्रु था, जब इसने अपने पिता को मार दिया तो इसके जो मामा थे प्रसेनजीत, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो इसने बहनोई को मार दिया है। तो उन्होंने इसको काशी जो दहेज में इनके पिता को दी थी, उस काशी का जो टैक्स मिलता था, जो रेवेन्यू दिया जाता था हर एक वंश को, वो उन्होंने बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत मामा भांजे के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें भांजा हार गया, अजातशत्रु हार गए और प्रसेनजीत विजय हुई। कहीं कहीं पे ये लिखा है कि प्रसेनजीत हार गए और अजातशत्रु जीत गए। तो दोनों में युद्ध हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, युद्ध होने के बाद में चूंकि अजातशत्रु प्रसेनजीत का भांजा था, तो वो उसे मार तो नहीं सकते थे, उन्होंने इसको बंदी बना के छोड़ दिया। और उसके बाद में उसी प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी उसको वापस दहेज में दे दी। दहेज प्रथा आपसे नहीं, दहेज प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। तो अजातशत्रु की जो पत्नी थी वो वाजिरा थी, याद रखिएगा। अजातशत्रु की जो पत्नी थी वो वाजिरा थी और प्रसेनजीत की पुत्री थी। पहले प्रसेनजीत की बहन का विवाह बिंबिसार से हुआ था और फिर प्रसेनजीत की पुत्री का विवाह अजातशत्रु से हुआ था। इसने आक्रमण करके वैशाली को अपने में मिला लिया। अब इसने वैशाली को भी अपने में मिला लिया। ठीक, इस तरीके से देखिए धीरे धीरे मगध साम्राज्य में कई राजा जो थे, कुछ रिश्तेदारी करके मिला लिए गए, कुछ जीत के मिला लिए गए और कुछ दोस्ती करके मिला लिए गए। साम दाम दंड भेद हर तरीके से राजनीति थी यहाँ पर। युद्ध में 2 नए हथियार यहाँ पर शामिल किए गए थे। आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसमें 2 हथियार शामिल किए गए थे। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक है रथ मूसल और दूसरा है महाशिलाकंटक। ठीक है, रथ मूसल जो था वो बाहुबली के जो अगेंस्ट जो था, मुझे उसका पूरा नाम तो नहीं खैर पता, तो वो उस रथ में बैठ के चलता था। यहाँ पर रथ में वो बैठता था, ये बीच में घोड़ा और आगे ये जो है छुरियाँ लगी हुई थी। जब ये तेज़ी के साथ रथ दौड़ता था युद्ध के मैदान में, तो ये बहुत तेज़ी के साथ घूमती थी और सामने शत्रु को ये विनाश करते हुए आगे बढ़ती थी। और जो महाशिलाकंटक थी, तो उस समय जो किले तोड़ने होते थे, किला तोड़ के अंदर घुसना होता था, किले की चारदीवारी होती थी, तो किले तोड़ने के लिए बहुत अच्छे हथियार तो बारूद तो थे नहीं। तो इस महाशिलाकंटक में इस स्थान पर यहाँ पर पत्थर रख दिया जाता था और गुलेल की तरह इसको यहाँ से एकदम से इसकी रस्सी
खोल दी जाती थी और ये तेज़ी के साथ में पत्थर को फेंकता था और वो पत्थर जा करके किले की दीवार से टकरा करके उसको तोड़ता था। तो ये जो बाहुबली में दो हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, रथ मूसल और महाशिलाकंटक, ये अब के नहीं है, ये अजातशत्रु के समय के हैं। ये तब इस्तेमाल किए जाते थे, उनको इस बाहुबली मूवी में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। उदयन को भी पितृहंता कहा जाता है। देखिए, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मार दिया, तो उदयन को द्वितीय पितृहंता कहा जाता है। इसने गंडक, गंगा, सोन नदी के समीप पाटलिपुत्र शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। मैंने बताया था ना शुरुआत में कि ये 3 नदियों से घिरी हुई राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ये 3 नदियाँ कौन कौन सी थीं? गंगा, गंडक और सोन नदी थी, इसलिए इसको जल दुर्ग भी कहा जाता है और उदयन को द्वितीय पितृहंता कहा जाता है। उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, जो कि अयोग्य था। उदयन के बाद में उसका पुत्र जो नागदशक था, वो देखिए ऊपर सन मैंने डाल दी है, कौन सा किसने से कितने टाइम पीरियड तक रहा है, तो वो भी आप साथ में याद रखेंगे कि जो बिंबिसार थे वो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहे थे। जो अजातशत्रु थे वो 492 से 461 ईसा पूर्व, उदयन 461 से 445 ईसा पूर्व, नागदशक 412 से 394 ईसा पूर्व तक ये रहे थे। तो उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, लेकिन ये अयोग्य था, ये कोई योग्य नहीं था बहुत ज़्यादा। तो इसकी हत्या इसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी। शिशुनाग इसका सेनापति था, उसने इसको मार दिया और मारने के बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। यहाँ पर हर्यक वंश का अंत हो गया और शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश ये 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक चला था। इसका जो संस्थापक था वो शिशुनाग था। ठीक है, कौन था? शिशुनाग था। इसने अपने राजा को मार दिया था, नागदशक को, और ये खुद गद्दी पर बैठ गया था। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो अवंती थी उसके राजा चंड प्रद्योत महासेन थे। ये चंड प्रद्योत महासेन वही थे जिनका इलाज जीवक ने बिंबिसार के कहने पर किया था। वो पीलिया रोग से ग्रसित थे। लेकिन यहाँ पर पहले हर्यक वंश में इनसे मित्रता थी, लेकिन जब शिशुनाग वंश आया तो उनकी मित्रता उनके साथ में नहीं रही। तो यहाँ पर शिशुनाग ने अवंती को भी जीतकर मगध में मिला लिया। फिर उसके बाद में अगला शासक आया, द्वितीय शासक, वो था कालाशोक। कालाशोक के समय ही द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। मैंने आपको बौद्ध वाले वीडियो में पढ़ाया था। तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुई थी। ये 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक, और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। शिशुनाग वंश की जो पहले शासक थे उन्होंने राजधानी वैशाली को बनाया था, और जो दूसरे शासक हुए हैं उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। और इसका जो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था नंदिवर्धन, इसकी हत्या महापद्मनंद ने की थी। किसने की थी? महापद्मनंद ने की थी। जो अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का, इसकी हत्या याद रखिएगा, महापद्मनंद ने की थी, जो कि अंतिम शासक का नाम है नंदिवर्धन। आगे नंबर 3 नंद वंश आ गया। यहाँ पर हम तीसरा वंश पढ़ेंगे, नंद वंश। इसके संस्थापक महापद्मनंद थे। पुराणों में उल्लेख नंद वंश का शासक शूद्र है। पुराणों में जो उल्लेख मिलता है उसमें यह कहा जाता है कि जो नंद वंश का शासक था वो शूद्र था। महापद्मनंद ने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। यह नंद वंश का महान शासक था। जो महापद्मनंद था, इसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीता और जीत करके अपने राज्य में मिला लिया। तो यहाँ पर मगध साम्राज्य का और विस्तार हो गया। हम लगातार देखते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ, कोई रिश्तेदारी करके मिला रहा है, कोई दोस्ती करके मिला रहा है, कोई जीत के मिला रहा है, किसी को दहेज में मिल रहा है। तो मगध का एरिया बढ़ता चला गया। और नंद वंश का जो महापद्मनंद शासक था, इसने भी कई क्षत्रिय राजाओं को जीत कर अपने में मिला लिया। इसको यहाँ पर 2 उपाधियाँ मिली थी, उनकी हम बात कर लेते हैं। जो पहली उपाधि थी वो थी सर्वछत्रांतक। सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसकी जो सर्वछत्रांतक उपाधि मिली थी वो क्षत्रियों का नाश करने वाला। और जब इसने कलिंग जीता था
तो कलिंग जीतने के बाद में इसको एक रात की उपाधि दी गई थी, जब इसने कलिंग को विजय किया था। घनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ये बहुत अत्याचारी क्रूर शासक था। देखिए, ये जो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, ये बहुत अत्याचारी था, क्रूर था। तो यह शासक सिकंदर के समकालीन था। ये शासक उस समय यहाँ पर राज कर रहा था भारत में, मगध साम्राज्य में, जिस समय सिकंदर भी दुनिया में राज कर रहा था। इसी के समय 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। जो पश्चिमोत्तर भारत है, जो अब यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान वाला हिस्सा है, तो उस हिस्से पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। 326 से 322 ईसा पूर्व तक घनानंद का शासन रहा और उसी समय जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था। अच्छा, ये जो घनानंद था ये अहंकारी भी था, हम ये भी कह सकते हैं। चाणक्य जो था, चाणक्य को जब घनानंद ने अपने दरबार से अपमानित करके निकाला तो उसने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य के बारे में आपने सुना होगा अच्छे से, उनके बहुत सारे तथ्य आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं यूट्यूब पर, पूरा यूट्यूब भरा रहता है चाणक्य के बारे में। तो इन्होंने, घनानंद ने अपने दरबार से इनको अपमानित करके निकाल दिया था चाणक्य को। तो चाणक्य ने फिर जो है इनके जो शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने आगे मौर्य वंश की स्थापना की थी, उनके साथ में मिल करके घनानंद को हरा दिया था। और घनानंद को हराने के बाद में उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो मगध साम्राज्य की इतनी थ्योरी है। मौर्य साम्राज्य का वीडियो जो है हम अगला वीडियो पढ़ेंगे, आके मैं लेके आऊँगा। अब हमारी थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गई है, तो हम यहाँ पर अब MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी मगध की राजधानी नहीं थी? देखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, मगध की राजधानी नहीं थी। कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, राजगृह, गिरिब्रज। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, नंद वंश के बाद अगला वंश कौन सा था? शुंग, हर्यक वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश। तो आपका सही आंसर है मौर्य वंश, है ना। घनानंद को पराजित करने के बाद में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, जीवक वैद्य किसके दरबार से संबंधित हैं? देखिए, क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, उज्जैन, प्रद्योत, बिंबिसार, प्रसेनजीत। तो ये बिंबिसार के समय उसके बिंबिसार के दरबार के संबंधित थे ये। क्वेश्चन नंबर 5, हर्यक वंश के किस शासक ने राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था? बिंबिसार ने, उज्जैन ने, अजातशत्रु ने, प्रसेनजीत ने। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था? बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, बृहद्रथ वंश। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपकी कंपटीशन की तैयारी में आपकी हेल्प करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।